Hello my dear students, I am here to teach you biology. As you know, my name is Vishwas Gupta as a unit of Albatross Education Center. So this video is for 11th class and according to your syllabus of 11th class, your first unit is diversity of living organism and your second unit is structural organization in plants and animals and your third unit is cell structure and function और फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपका जो ये जो सिलेबस है 11th क्लास का, इसमें 5 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो 5 यूनिट में से हर एक यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसकी आप 9-10 में पढ़ के आए हैं, कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे वो चीज़ें डीपली पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने 10th वगैरह में पढ़ा था रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की, न्यूट्रिशन वगैरह, तो यहाँ पर आप अलग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। जैसे जो 5th वाली यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में, जो भी सर्कुलेशन सिस्टम होता है ह्यूमन्स वगैरह का। तो ठीक है, मतलब हर एक यूनिट का अलग अलग इसमें इम्पोर्टेंस है आपके 11th क्लास के सिलेबस में, ठीक है। तो हर एक चीज़ को डीपली पढ़ने वाले हैं और 11th क्लास आपको मेनली फोकस करनी है। तो बायो अगर आपने चुनी है तो उसका बेस तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नीट को क्वालिफाई वगैरह करोगे, तो इसीलिए आपको सबसे पहले 11th क्लास का बेस क्लियर करना होगा। जो बायोलॉजी का बेस होता है उसे क्लियर करना है। तो जो 11th क्लास है वो एक्चुअल में आपका बेस है। अगर 11th क्लास में आपने इंटरेस्टेडली पढ़ लिया, मतलब एकदम स्ट्रांगली अपना बेस तैयार कर लिया, तो फिर मान लो आधा 50% ऑफ नीट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी से आप चलते हैं। अब आपका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जो लिविंग चीज़ों से बना हुआ है, जिंदा चीज़ों से बना हुआ हो, ठीक है। उनके हम किस तरीके से कहेंगे कि कोई भी जो वर्ल्ड है जहाँ पे जो लिविंग है वो कैसे जीवित है, वो कैसे जिंदा, उसके आधार पे कहेंगे आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, ठीक है। तो वही सब कैरेक्टरिस्टिक है जैसे आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप ग्रोथ कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तो क्या चीज विजिबिलिटी क्या देखेंगे आप। कोई भी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसमें पहली बात सीधी सी बात है, उसमें मास डेवलपमेंट होगा, मास बढ़ेगा, इंक्रीज इन मास, ठीक है। अब वो कैसा होगा, वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़ा और घट गया। जैसे अब माउंटेन्स है, माउंटेन्स में वो कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, उनमें मतलब ढेर भी बनता है, छोटे छोटे जो माउंटेन्स होते हैं वो बनते जाते हैं और कभी कभार गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो मतलब परमानेंट ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, इरिवर्सिबल, मतलब वापस ना जाए, ठीक है। तो यही है ग्रोथ में क्या होना है, इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पे दूसरी चीज है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने चाहिए, जो सेल्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट आना चाहिए। जैसे जो शुरुआती में जैसे रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे हम जब बने तो सिंगल सेल से बने, आप भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जायगोट। तो जायगोट से धीमे धीमे 2 सेल्स हुए, फिर ऐसी करके मोरिला, ठीक है, न्यूरिला, ये सब बने, फिर एम्ब्रियो बना। तो ऐसी करके हमारे अंदर इंक्रीज इन सेल्स आए, ठीक है, सेल्स में इंक्रीजमेंट आया, तभी तो हमारा मास बढ़ा, फिर हम मतलब एक लिविंग बने। तो यही चीज है, ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स होना चाहिए। और कैसे, इंटरनली, अंदर से, मतलब मास जो होता है वो इंटरनली बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढेर लगा दिया हमने धीमे धीमे, जो सॉइल मतलब कोई भी माउंटेन वगैरह होता है उस पर हम ढेर लगाते हैं तो वो भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कैसे होनी चाहिए, इंटरनली, अंदर से डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट मतलब एक टोटल सम, जो पूरी ग्रोथ हो चुकी हो, जो हमने जीवन भर जितनी भी हमारे अंदर ग्रोथ हुई उसका एक टोटल सम, दैट इज कॉल्ड मतलब डेवलप, ठीक है। अब आपका सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका रेस्पॉन्सिवनेस, या फिर आप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना, वो मतलब हम रेस्पॉन्सिवनेस कह सकते हैं, हम उसका रेस्पॉन्स करें। जैसे एग्जांपल आप भी जानते होंगे, जैसे मिमोजा पेडिका है, मिमोजा प्यूडिका, आपने सुना होगा, जो छुई मुई का पौधा होता है, ठीक है, टच मी नॉट भी कहते हैं। तो उसको जब छूते हैं तो वो तुरंत रिएक्ट करता है, तो उसकी लीव्स वगैरह बंद हो जाती है, ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे 10th क्लास वगैरह में, ठीक है। तो यही चीज है। और एक और बात होती है रेस्पॉन्सिवनेस में, हम ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस एक 6
इसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे इसका मतलब ये है, मतलब हमारे अंदर में ही कॉन्शियसनेस आना। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, आप पहचानते जाएंगे। मतलब आपसे अभी मैं कहूँगा कि मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि 2 सेकंड तक पढ़ा है। वीडियो को स्टार्ट करिए केवल 2 सेकंड में, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हो करीबन मुझको अभी 5-6 मिनट हो चुकी होंगी। तो लगभग हम हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम अपने आप से ही बता सकते हैं, बिना घड़ी देखे, बिना घड़ी को देखे हम बता सकते हैं कि नहीं सर लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमारे अंदर से ही एक एबिलिटी है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर में ये एक मतलब सेंस ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ऐसी सेल्फ ऑफ हंगर है, हमें भूख लगी तो हम मतलब हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं रेस्पॉन्सिव, हम किसी भी चीज के प्रति रेस्पॉन्ड करें। अगर स्टिमुलाई होगा तो वो एक्सटर्नल है, जैसे सनलाइट वगैरह, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस रूम का जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि गर्मी लग रही है, मेरी स्किन की जो रिसेप्टर्स हैं वो मुझे तुरंत बता देंगे। ठीक है, ऐसी कहीं से जलने की वगैरह बदबू आ रही होगी तो मुझे जो नोज के रिसेप्टर्स होते हैं वो तुरंत बता देंगे। तो ऐसी रेस्पॉन्सिवनेस हर एक चीज, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गन अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, बेसिक क्लियर करते जाना आपका। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो मेटाबॉलिज्म एक मेन कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मींस दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कहीं भी ढेर वगैरह होता है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की एक फुल डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे, जैसे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 तरीके से होता है, एक पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म मतलब अगर आप हिंदी वर्डिंग से समझते हैं हिंदी भाषा में, तो एना मतलब आना, मतलब मेरी तरफ कोई आ रहा है, आप सब मेरी तरफ आ गए, मतलब एक जगह की तरफ आ गए, इकट्ठे हो गए, तो वहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे चीजें बन रही है। तो एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कहीं भी चीजें बनना, जैसे इसका आपको एग्जांपल बताऊं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, मतलब कंस्ट्रक्टिव वहां तक कार्बोहाइड्रेट्स बने। ठीक है, तो जो एनाबॉलिज्म होता है वो किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, किसी भी चीज में ग्रोथ होने के लिए ये जो एनाबॉलिज्म होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब जो बात कैटाबॉलिज्म की आती है, तो कैटाबॉलिज्म क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव, और हिंदी वर्डिंग से समझते कैटा मतलब कटना, मतलब किसी चीज से कटना। ठीक है, मतलब टूटना, कोई भी ब्रेक है मैंने बीच में से काट दो, मतलब उसमें डिस्ट्रक्शन आ रहा है, वो टूट रही है। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, मतलब किसी भी चीज में घटाव होना। तो ऐसे एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं अगर हम रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर टूटेगा, एटीपीज मतलब एटीपीज वगैरह एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या है, हम किसी भी जो कैटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसके लिए कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा मेरी बॉडी के अंदर, मेरी जो मसल्स हैं उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन होगा, एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्स होता है आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये था आपका मेटाबॉलिज्म पूरा। अब बात आती है आपके 4 पॉइंट की, जो कि 4 पॉइंट है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कि बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कैसे बनी है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं। तो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, यानी बनावट है, जो सेल की सोल जिससे बना है, जिन जिन चीज़ों से बना है वो कैसे बना है। तो जैसे सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ है आपकी प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लिविंग मैटर भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब उनके अंदर 2 चीज़ आती है मेन, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये तो सेल की जो बनावट है इन्हीं चीजों से होती है। अब बात आती है आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारी इतनी बड़ी जो बॉडी है वो कैसे बनी, इस मतलब कहाँ से शुरुआत हुई। तो आप बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे तो केमिस्ट्री में एटम होता है। एक्चुअली एटम किससे बना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये सब फिजिकल क्लासिफिकेशन में ले जाते हैं। तो बात आती है सेल की, जब मॉलिक्यूल के बाद सेल बन गया तो सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से एक पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब चीजें जो सेल टू बॉडी
कि जितनी भी मतलब चीजें बीच में आई, जैसे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब बॉडी की बनावट कहाँ से हुई और कहाँ पर रुकी। अब आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। आप फिफ्थ पॉइंट 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे और डीपली आपको और आपको डीपली 12th क्लास वगैरह में पढ़ाया जाएगा। आप ऐसी रिवीजन कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन में दो तरीके मेन बेस तरीके होते हैं। ठीक है, पहला सेक्सुअली और दूसरा सेक्सुअली। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी देता है सेम अपनी। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फ्यूजन, ये सब चीजें होती हैं, इनके थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी देते हैं। अब आता है आपका 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या है, एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन मतलब यहाँ पे लिखा है चेंजेस विच इनेबल टू एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। अब बात आती है आपकी सेपियन साइज की। आपको भी पता है जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका सेपियन साइज डेफिनेट होता है। ठीक है, अब बात आती है 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट में लिखा हुआ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप सभी जानते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो धीमे धीमे मॉडिफाई होता है, अपनी जो यूजफुल चीजें होती हैं उन्हें बाहर निकलता है, अपने आप को धीमे धीमे मॉडिफाई करता है। जैसे आपको भी पता होगा हम ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन है, पूर्वज कौन है, आपको भी पता है एप्स वगैरह जो चिंपैंजीज वगैरह होते हैं ये सब हमारे एंसेस्टर्स थे। धीमे धीमे हमारी टेल गई, हमारा जो स्पाइन से बैंड रहता था, लेकिन हम धीमे धीमे स्ट्रेट फॉरवर्ड आने लगे, हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होने लगा। ठीक है, तो ऐसे ही इवोल्यूशन आया धीमे धीमे, हर एक चीज में मॉडिफिकेशन आती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता है। अब आता है आपका 9 पॉइंट। 9 पॉइंट आप भी जानते हैं हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग मतलब जैसे हमारे कहीं भी वुंड मतलब घाव वगैरह हो गया तो इंजरी हो गई तो वो चीज अपने आप क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो चीजें वापस मतलब भर जाते हैं, जो घाव होता है वो भर जाता है। तो यही चीजें हमारे अंदर एबिलिटी होती है। ऐसे ही आपका 10th पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन। हम खुद सोचते हैं, हम खुद अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, किधर मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं विद ब्रेन। जैसे कि आपका 11 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोसिस्टम को मेंटेन बनाए रखने के लिए, बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए डेथ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। क्या करता है, ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करता है। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान ना मरे, हर एक इंसान इमोर्टल हो जाए, तो फिर क्या होगा, सब कोई भी मरेगा नहीं और जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती जाएगी। अब अर्थ तो बहुत बड़ी है नहीं, कहाँ तक ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो डेथ होती है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इंसान नहीं मरेगा तो फिर रिसाइकलिंग कैसे होगी, मटेरियल्स की रिसाइकलिंग कैसे होगी। ठीक है, इसीलिए ये चीज जरूरी है। क्या, डेथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहीं पे बात आती है कि स्टार पॉइंट में आपको नोट के लिए बता देता हूँ। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए, जो स्टडी ऑफ डेथ है, अगर हम डेथ की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी। अब यहीं तक ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिक पार्ट था एक, और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको इतने ही बताता हूँ जो बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, ये आप नोट टाइप है। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वगैरह में बताऊंगा टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में मैं आपको डीपली और बताऊंगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना है चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर कोई भी दिक्कत वगैरह हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।